Welcome to Learning Point by Muzammil Ahmed. Today I am going to start a new lecture series on an important subject of computer science which is HCI. HCI हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन और कंप्यूटर की इंटरेक्शंस को देखते हैं कि एक जो ह्यूमन है वो कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। अब जब हम HCI पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमें इन दोनों सब्जेक्ट्स ह्यूमन और कंप्यूटर इन दोनों को समझना पड़ता है, तभी हम इन दोनों की जो इंटरेक्शन है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन देख रहे हैं तो इसमें ह्यूमन को समझना और फिर कंप्यूटर को समझना पहले बहुत जरूरी है इन दोनों की इंटरेक्शंस को समझने से पहले। तो आज की वीडियो में मैं आपको ह्यूमन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन का पार्ट होगा उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर मैं सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन की इनपुट और आउटपुट, कि हम कैसे इंफॉर्मेशन को एक जो ह्यूमन होता है वो कैसे इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है या कैसे वो आउटपुट दे रहा होता है। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन को मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे करता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो होता है वो उसको प्रोसेस कैसे करता है और उसको फिर जो नॉलेज होता है उसको अप्लाई कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद इमोशंस इन्फ्लुएंस देखेंगे कि कैसे जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज होती हैं उस पे जो हमारे पास इमोशंस हैं वो कैसे उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। और उसके बाद ईच पर्सन इज डिफरेंट, कि हम कहेंगे कि हमारे पास जो भी एक इंडिविजुअल पर्सन होता है वो डिफरेंट कैपेबिलिटीज रखता है। ठीक है, तो इस जो सारा चैप्टर नंबर 1 होगा इसमें ये चीजें हम कवर करेंगे कि वो इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव करता है, उसको कैसे स्टोर करता है, प्रोसेस कैसे करता है और फिर उसको अप्लाई कैसे करता है, और इमोशंस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ह्यूमन की अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन चीजों को परसीव कर रहा होता है, इनपुट को परसीव कर रहा होता है, वो बेसिकली उसका जो बेसिक पार्ट है वो है हमारे पास विजन, कि वो चीजों को देखकर वो इंफॉर्मेशन गेट कर रहा होता है। हमारे पास 2 स्टेजेस इन विजन: फिजिकल रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस। जब भी हम किसी भी चीज को देखते हैं, व्यू करते हैं, तो हमारे पास 2 चीजें होती हैं। एक फिजिकल परसेप्शन होती है उस स्टिमुलस के बारे में, और उसके बाद उस चीज को हमने प्रोसेस कैसे करते हैं और उस चीज की उस स्टिमुलस को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। ये 2 स्टेजेस हैं। अगर हम पहली स्टेज की तरफ आए, हमारे पास फिजिकल रिसेप्शन की तरफ, तो हम आई के बारे में देखते हैं कि मैकेनिज्म फॉर रिसीविंग द लाइट एंड ट्रांसफरिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो रिसीव क्या करती है? लाइट को, और ट्रांसफर किसमें कर देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो भी एक ऑब्जेक्ट होता है उस पे लाइट क्या कर रही होती है? रिफ्लेक्ट कर रही होती है। इमेज और फोकस अप डाउन ऑन द रेटिना, और फिर क्या हो जाता है? वो जो इमेज होता है उसका फोकस कहां पे बनता है? रेटिना के ऊपर। रेटिना कंटेन्स रॉड्स फॉर लो लाइट विजन एंड कोन्स फॉर कलर विजन। अब ब्रेन के अंदर हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जो कि चीजों के पैटर्न को डिटेक्ट करते हैं और मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं, जिन्हें गैंग्लियन सेल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम किसी चीज को देख लेते हैं तो उसके जो इंटरप्रेट होते हैं, उसके सिग्नल्स को इंटरप्रेट कैसे करते हैं? साइज और डेप्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे पास विजुअल एंगल इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द व्यू ऑक्यूपाई, कि हमारे पास जो एंगल होता है एक आई का ऑब्जेक्ट के लिहाज से, वो हमें साइज भी बता रहा होता है और डिस्टेंस भी बता रहा होता है फ्रॉम आई। विजुअल आइडेंटिटी इज एबिलिटी टू परसीव डिटेल लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स परसीव एज कांस्टेंट साइज, कि जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फेमिलियर होते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स को हमने पहले कहीं पे देखा हुआ होता है, चाहे वो फिर दूर हो या
हमारे पास हो उनको हम वैसे ही कांस्टेंट साइज उनका परसीव होता है हमारे पास। क्यू लाइक ओवरलैपिंग हेल्प प्रिसीजन ऑफ साइज एंड डेप्थ। ये हमारे पास जो क्यू लाइक होता है उसमें हम क्या कहते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं प्रिसेप्शन को साइज और डेप्थ के लिहाज से। अब अगर इंटरप्रेटिंग सिग्नल में हम एक और चीज देखते हैं, ब्राइटनेस को। ठीक है, पहले हमने उसके साइज और डेप्थ को देखा है, चीज जो एक ऑब्जेक्ट है उसके, और अब हम देख रहे हैं ब्राइटनेस की। वो जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो कितना, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है सॉरी, वो कितना ब्राइट है या उसकी लाइट का लेवल क्या है। सब्जेक्टिव रिएक्शंस टू लेवल ऑफ लाइट अफेक्टेड बाय ल्यूमिनेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद मेजर्ड बाय जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, विजुअल ऑक्सिटी increase with luminous as does flicker। उसके बाद हम कलर की बात करते हैं। कलर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए किसी भी चीज का, मेड अप ऑफ ह्यू, इंटेंसिटी और सैचुरेशन। कौन सेंसिटिव टू कलर वेवलेंथ, ब्लू ऑक्सिटी इज लोएस्ट। कि हम जब भी किसी चीज को हाईलाइट करना होता है तो हम बाज़ औक़ात रेड यूज कर होते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे स्लाइड्स में रेड यूज, क्योंकि इसकी जो ऑक्यूटी है वो सबसे हाई है। ठीक है, इस तरह 8% मेल्स एंड 1% फीमेल इज कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो हमें कलर का खास ख्याल रखना पड़ता है। अब ये आप कहेंगे हम इन चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें। जब हमने एक ह्यूमन के लिए कोई ना कोई इंटरफेस डिजाइन करना है, कोई एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, तो सबसे पहले हमें ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज और उसकी जो कैपेसिटी है उसको हमने बेसिकली समझना होता है। उसको समझने के लिए हम ये चीजें देख रहे हैं कि हमारे पास किस कलर की एक्यूटी ज्यादा होती है, चीजों को ज्यादा ब्राइट नहीं रखना होता हमने। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो लुमिनस होती है वो अफेक्ट कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो 8% मेल्स होते हैं और 1% फीमेल्स वो ब्लाइंड होती हैं। तो हमने इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना होता है जब हम चीजों को, अपने सॉफ्टवेयर को, उनका इंटरफेस डिजाइन कर रहे होते हैं। तो इसमें हम व्यू से हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही होती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। द विजुअल सिस्टम कंपनसेट फॉर द मूवमेंट एंड चेंज इन द ल्यूमिनेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास जो विजुअल सिस्टम है वो हमें किसी कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हमने एक पहले उसको एक देखा है एक उसमें, और अब वो मूव कर रहा है, तो उससे हमें क्या होता है, उतना फर्क नहीं पड़ता। वो इसको हम इस चीज को कंपनसेट कर रहे होते हैं। उसके बाद चेंज इन ल्यूमिनेंस, कि अगर वो चीज वो ब्राइट हो रहा है, या फॉर एग्जांपल पहले उसकी हमने ब्राइट साइड देखी है और उसके बाद उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो गई है, तो इन चीजों के से फर्क नहीं पड़ता हमें। कॉन्टेक्स्ट इज यूज्ड टू रिजॉल्व एम्बिग्विटी, कि हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो बड़ा क्लियर हमें कर रहा होता है एम्बिग्विटी। जो फॉर एग्जांपल हमने जो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी जो साथ वाली चीजें हैं वो बड़ा हमें उसकी मदद से बड़ी हेल्प मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसके एग्जांपल देता हूं कि एक हमारे पास एक दरख्त है, ठीक है, ठीक है, उसके साथ अगर कोई एक बंदा खड़ा है, ठीक है, तो उस दरख्त के लिहाज से हम क्या कर रहे होते हैं, उस बंदे को मेजर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास ट्री है, इसने इस जो ऑब्जेक्ट है इसके एम्बिग्विटी को दूर कर दिया, तो इससे हमारे पास जो बैकग्राउंड होता है, जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होता है, वो उससे हमें काफी आसानी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल इल्यूजन्स समटाइम्स अकर ड्यू टू ओवर कंपेंसेशन। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल इल्यूजन कैसे होती है कि बहुत सारी हम चीजों को देख रहे होते हैं तो हमें और तरह की दिख रही होती है। ठीक है, अब ये आप द पोंजो इल्यूजन आप देख रहे हैं, उसके बाद द मल्टी लेयर इल्यूजन। ठीक है, उसके बाद कि हमारे पास बहुत टाइम हम चीजों को देख रहे होते हैं तो हमें और तरह की मिल रही होती हैं। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल जो पेनेजो इल्यूजन है कि हमें जो एक हम सीढ़ी कह लें, वो अगर हमने इस तरह से, या एक रोड कह लें, वो उसकी जो लेंथ है वो अगर यहां से यहां तक करें तो हमें जो बैक वाली उसकी जो लेंथ होती है वो हमें इस तरह से लगती है, लेकिन एक्चुअल में उस तरह से नहीं होती। एक्चुअल में जो ये डिफरेंस होता है, जो यहां पर होता है वो इधर भी होता है, लेकिन हमारे ऑप्टिकल इल्यूजन के थ्रू वहां वाला डिफरेंस कम नजर आ रहा होता है क्योंकि हम यहां पे खड़े होते हैं।
ठीक है। इस तरह मल्टी लेयर इल्यूजन में हमारे पास क्या होता है कि हमें चीजों की जो शेप्स होती हैं उससे इल्यूजन हो रहा होता है। ठीक है। उसके बाद जो हमने जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं विजन से, एक तो रिसीव करते हैं, उसके बाद जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो है रीडिंग, कि या तो ये विजन के अंदर भी बेसिकली आता है। ठीक है। अब रीडिंग में हमारे पास क्या होता है कि सेवरल स्टेजेस हैं, विजन, पैटर्न, perceived, उसके बाद decode using internal representation of language, interpreted using knowledge, syntax, semantics और पैराग्रामेटिक। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं कि सबसे पहले तो हमें विजुअल पैटर्न्स को रिसीव करना पड़ता है कि ये चीज, अच्छा ये चीज क्या लिखी हुई है, ये आर लिखा हुआ है, ये ई लिखा हुआ है। उसके बाद हम इनको डिकोड करते हैं कि अच्छा जी ये आर है तो इसका क्या मतलब है हमारी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। उसके बाद इसके हम सेंटेक्स को देखते हैं कि क्या इसका सेंटेक्स ठीक है, या ये मतलब ग्रामेटिकली ठीक लिखा हुआ है, या इसका फिर हम सिमेंटिक्स देख रहे होते हैं कि इसका मतलब क्या बनता है, या पैराग्रामेटिक पूरे पैराग्राफ के लिहाज से हम देख रहे होते हैं चीजों को। कहां से स्टार्ट करते हैं, एक विजुअल पैटर्न से हम स्टार्ट कर रहे होते हैं बेसिकली। उसके बाद हम कहते हैं कि रीडिंग इन्वॉल्व स्केयर्स एंड फिक्सेशंस, perceptions occur during fixations, word shapes is important to recognition, कि जो हमारे पास चीजें होती हैं वो हम परसीव कर रहे होते हैं और उन चीजों को फिक्स करते जाते हैं। उसके बाद जो वर्ड्स की शेप होती हैं वो रिकग्निशन में बड़ी हेल्पफुल होती है। नेगेटिव कंट्रास्ट इंप्रूव रीडिंग फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन। अब हम जब भी यूज करते हैं नेगेटिव कंट्रास्ट तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, जैसा कि यहाँ पे ये जो कंट्रास्ट इस स्लाइड का यूज हो रहा है, नहीं नेगेटिव क्लास है कि हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है और उसके अंदर जो टेक्स्ट है ये फोरग्राउंड जिसे हम कहते हैं ये ब्लैक है। हियरिंग क्या होती है, अब हियरिंग क्योंकि हम ह्यूमन को पढ़ रहे हैं तो उसकी जो मुख्तलिफ सेंसेस कह लें, हम यहाँ पे बेसिकली उसको देख रहे हैं। पहले हमने विजन को देखा, फिर उसकी रीडिंग को देखा, रीडिंग के बाद हियरिंग को देख रहे हैं कि वो चीजों को हियर कैसे करता है। इसमें हमारे पास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनवायरनमेंट, कि हमें जो हियरिंग होती है वो एनवायरनमेंट के रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रही होती है। फॉर एग्जाम्पल हम हियरिंग से देख रहे होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है हमारे से कितना दूर है, उसका डिस्टेंस क्या है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी तरफ कोई चीज आ रही है तो उसका साउंड और क्या हो सकता, और हमसे कोई दूर चीज जा रही है तो उसका साउंड की वजह से हम ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चल रहा होता है हमें। ठीक है। उसके बाद फिजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। फिजिकल ऑपरेटर्स जो हियरिंग का है वो बेसिकली क्या है, एयर है। और एयर कितने किस्म के कितनी यहाँ पे किस्म से लिखी हुई है काइंड्स। एक आउटर एयर है, मिडल एयर और इनर एयर। बेसिकली ये तीन कह लें कि उसकी आगे डिफरेंट टाइप्स कह लें। ठीक है। उसके बाद हम एयर की अगर आउटर एयर के बारे में पढ़ें तो वो लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट्स इनर एंड एम्प्लाइज साउंड। ठीक है। कि ये क्या करता है, ये जो इनर एयर है उसको एक तो प्रोटेक्ट करता है और उसके बाद जो साउंड होता है उसको एम्पलीफाई करता है, उसको बढ़ा देता है। ट्रांसमिट साउंड वेव्स एज वाइब्रेशन टू इनर एयर्स। मिडल एयर का सिर्फ एक ही काम होता है कि ये क्या कर रहा होता है, जो हमारे पास साउंड वेव्स हमें रिसीव हो रही होती हैं उनको इनर एयर तक वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करके पहुंचाता है। उसके बाद इनर एयर क्या करता है, केमिकल ट्रांसमीटर्स होते हैं इसके अंदर जो रिलीज करता है ऑडिटरी नर्व्स, जो दिमाग को बता रहे होते हैं कि ये इस वर्ड्स, ये मतलब जो उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है बेसिकली वो वहां से वो माइंड की तरफ ऑडिटरी नर्व के थ्रू जा रही होती है। अब अगर हम साउंड के बारे में थोड़ा सा देखें तो साउंड की हमारे पास तीन चीजें जहां पे हम पढ़ रहे हैं। नंबर वन है पिच, कि उस साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है। उसके बाद लाउडनेस, कि उसका एम्पलीट्यूड क्या है। उसके बाद टिम्बर, कि उस साउंड जो है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी टाइप कौन सी है। ठीक है। तो अगर उसके बाद हम थोड़ा सा हेयर को और कंटिन्यू करें तो ह्यूमंस कैन हेयर फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि हमने ह्यूमंस की लिमिटेशंस देखनी है और उसकी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज देखनी है, तो हम यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन है वो 20 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो हेयर कर सकता है। उसके बाद लेस एक्यूरेट डिस्टिंग्विशिंग हाई फ्रीक्वेंसी देन लो।
ठीक है। अब ऑडिटरी सिस्टम जो है फिल्टर साउंड्स, वो कैसे बैकग्राउंड जो नॉइजेज होती हैं उनको रिमूव कर रहा होता है, और जिस भी चीज की तरफ हम फोकस कर रहे होते हैं उसका साउंड हमें मिल रहा होता है। जो उसी चीज को हम, फॉर एग्जांपल अगर आप एक मार्केट में खड़े हैं और आप बात कर रहे हैं तो मार्केट में बहुत सारा शोर होगा, लेकिन आप जो दूसरे बंदे के साथ बात कर रहे हैं तो उसकी बात पे आप फोकस कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद टच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंस है जो एक ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली वो टच किसी भी चीज को के बारे में जो फीडबैक होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। प्रोवाइड इंपॉर्टेंट फीडबैक अबाउट एनवायरमेंट मे बी की सेंस फॉर समवन हु विजुअली इंपायर्ड। और जो हमारे पास विजुअली इंपायर्ड बंदे होते हैं उनके लिए तो ये टच है वो की सेंस हम उसे कह रहे होते हैं, क्योंकि ना तो वो सुन सकता है या ना वो देख सकता है, तो उनके लिए ये क्या है, एक की सेंस है। अब हमारे पास स्टिमुलस रिसीव्ड एज ए रिसेप्टर्स इन द स्किन के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, चीजों को रिसीव कर रहे होते हैं। अब थर्मो रिसेप्टर्स, हीट एंड कोल्ड, ठीक है। उसके बाद नोस्केप्टर्स जिसमें हमें पेन फील होता है, और उसके बाद मैनचेस्टोपर्स जिसमें हमें प्रेशर किसी चीज का या इंस्टेंट और कंटिन्यूअस कोई चीज हमें हो रही हो तो वो फील हो रही होती है। उसके बाद सम एरियाज मोर सेंसिटिव देन अदर्स, कि हमारे पास कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बाकी चीजों से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी फिंगर्स। काइनेस्थेसिस अवेयरनेस ऑफ बॉडी पोजीशन, ठीक है, अफेक्ट्स कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस। ये हम इसमें ये भी देख रहे होते हैं कि हमारे पास अगर हमारी जो कंफर्ट है वो अफेक्ट हो रही है तो हमारी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होगी। ठीक है। उसके बाद हम चीज पढ़ते हैं मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या है कि एक जो हमारे पास स्टिमुलस कोई परफॉर्म हम कर रहे होते हैं, कोई स्टिमुलस हो रहा होता है, उसको हम रिस्पॉन्ड कितने टाइम के अंदर करते हैं, टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलस, रिएक्शन टाइम प्लस मूवमेंट टाइम। ठीक है। मूवमेंट टाइम डिपेंड्स ऑन द एज, फिटनेस एंड, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बटन को प्रेस करना है तो आपने उसको बटन को प्रेस करने के लिए कितना मूव करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो रिएक्शन टाइम होता है डिपेंड्स अपॉन द स्टिमुलस टाइप, के बाद जो स्टिमुलस की टाइप होती है उसके लिहाज से हम क्या कर रहे होते हैं, रिएक्शन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास विजुअल कोई चीज हम सुन रहे हैं तो उस पर हम कितने टाइम में रिस्पॉन्स करेंगे। ऑडिटरी कोई चीज है, विजुअल है और ऑडिटरी, और उसके अगर हमें पेन होता है तो हमारा रिस्पॉन्स कितना बढ़ जाता है, आप अंदाजा कर सकते हैं। इंक्रीज रिएक्शन टाइम, डिक्रीज एक्यूरेसी इन अनस्किल्ड ऑपरेटर बट नॉट इन स्किल्ड ऑपरेटर। हमारे पास जब भी हम किसी चीज की जो रिएक्शन टाइम होता है उसको डिक्रीज करते हैं तो लाजमी नहीं है कि वो उससे हमारा जो इफेक्टिवनेस है या एक्यूरेसी है वो भी कम हो। बास टाइम जो हमारे पास स्किल्ड ऑपरेटर्स होते हैं, स्किल्ड पर्सन होते हैं, उनका हमारे पास जो होता है वो रिएक्शन टाइम भी लो होता है और उनकी एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है। अगर फिट्स लॉ हमें डिस्क्राइब करता है कि आप एक स्क्रीन टारगेट को जब अचीव करते हैं तो आप कितना उसको हिट करने में कितना टाइम लगाते हैं, उसके लिए एक फार्मूला भी दिया हुआ है कि mt इज इक्वल टू a प्लस बी लॉग बेस 2 d ओवर s प्लस 1, जिसमें हमारे पास जो a है यहाँ पे वो a एंड b जो है वो एम्पेरिकली डिटरमाइंड बाय द कांस्टेंट्स हैं। mt जो है मूवमेंट टाइम है, d डिस्टेंस है और साइज ऑफ द टारगेट s है। ठीक है। टारगेट एज लार्जर एज पॉसिबल, डिस्टेंस एज स्मॉल एज पॉसिबल, कि हमें एक जो हमारे पास कंट्रोल है, फॉर एग्जांपल एक कंट्रोल यहां पे पड़ा है और आप एक कंट्रोल यहां पे रखते हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना हमारा वो टाइम जो होगा वो ज्यादा लगेगा, और इनका जितना साइज ज्यादा होगा उतना हमें हमारा टाइम कम लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।